हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइफर सिविल। मुझे आशा है कि आप बहुत मस्त होंगे और पढ़ाई-लिखाई तो बहुत अच्छी चल रही होगी, ठीक है? क्योंकि पढ़ाई ही ज़्यादा ज़रूरी है अभी के वक़्त ना हम सब के लिए। तो देखिए जी, जैसा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो भी हमारे स्टेट के एग्ज़ीक्यूटिव हैं, वो सारे कंप्लीट कर लिए, ठीक है? चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो, गवर्नर हो, एडवोकेट जनरल हो। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेजिस्लेचर, मतलब स्टेट में किस तरीके से कानून बनता है, अब हम उसको शुरू कर रहे हैं, ठीक है? और उससे जुड़ी हुई सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में। अच्छा देखिए, अब स्टार्ट करने से पहले सेशन को ये देख लेते हैं कि जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है ना, वो बिल्कुल पार्लियामेंट के तरीके ही काम करता है। जितनी भी चीज़ें हैं जैसे पार्लियामेंट में हम पढ़े हैं ना, वैसे ही सब काम करती हैं स्टेट लेजिस्लेचर में, बस यहाँ पर आर्टिकल का डिफरेंस होता है और हमारे कुछ प्रोसीजर्स होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारा स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गया ना, 169 के अंदर आता है, तो इसका एबॉलिशमेंट या इसका क्रिएशन तो ये तो हम पार्लियामेंट में पढ़ते नहीं हैं। तो ऐसी ही सारी चीज़ें हम कवर करेंगे आर्टिकल्स के साथ में, है ना? क्योंकि हम इन डिटेल सारी चीज़ों को पढ़ चुके हैं हम अपने पार्लियामेंट में। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए ना कि हमारा पार्लियामेंट में लेट्स से हमारा बिल आ रहा है, तो हमारे बिल में ऑर्डिनरी बिल हो, चाहे मनी बिल हो, चाहे फाइनेंस बिल हो, फाइनेंस बिल टाइप 1 हो गया, फाइनेंस बिल टाइप 2 हो गया या फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हो। वैसे ये तो हमारा पार्लियामेंट में ही आता है, तो इसको तो अभी हम नहीं बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जैसे हमारी पार्लियामेंट में काम करती हैं, वैसे ही स्टेट लेजिस्लेचर में भी काम करती हैं। तो रिपीट करने का ना कोई मतलब नहीं है। इस वजह से हमने पार्लियामेंट में पढ़ लिया है, वही ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ़ हम एडिशनल चीज़ों को पढ़ेंगे, साथ ही साथ उन सारे ही आर्टिकल्स को कवर करेंगे, जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द सेशन। ठीक है? तो देखिए, अभी तक हमने स्टेट का एग्जीक्यूटिव खत्म कर लिया है 167 आर्टिकल तक का, है ना? क्योंकि 153 से स्टार्ट होता है 167 तक, और पार्ट 6 ही हमारा स्टार्ट हो जाता है 152 से, जो कि स्टेट की डेफिनेशन के बारे में बात करता है। तो 152 से 167 तक कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे 168 से लेकर 212 तक का, मतलब स्टेट का लेजिस्लेचर। ठीक है? तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं पढ़ना, ठीक है? तो 168 से 212 तक आर्टिकल पार्ट 6 का पार्ट है, ठीक है? हमारे क्या-क्या डील करता है? प्रोसीजर, प्रिविलेजेस, ड्यूरेशन, कंपोजिशन, ऑर्गेनाइजेशन, पावर्स एंड सो ऑन। सिमिलर है पार्लियामेंट के, बट हैविंग सम डिफरेंस एज़ वेल। अब वो डिफरेंसेस क्या हैं, वही हम आगे आने वाले सेशंस में देखने वाले हैं। तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले 168 आर्टिकल किस चीज़ की बात करता है कि हमारा स्टेट में लेजिस्लेचर कैसा होगा, मतलब इसका कंपोजिशन क्या होगा। तो सबसे पहले जैसे हमारा सेंट्रल लेवल पे हमारा क्या होता है, पार्लियामेंट का प्रेसिडेंट होता है, लोकसभा, राज्यसभा होता है। वैसे ही हमारा स्टेट में गवर्नर होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है जिसे विधानसभा बोलते हैं, या लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, विधान परिषद बोलते हैं। ठीक है? अब लेजिस्लेचर जो स्टेट में होता है, ये भी हमें इजाज़त मिली हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, या वो यूनिकैमरल हो सकता है या वो बाइकैमरल हो सकता है। मतलब कि अगर लेजिस्लेटिव असेंबली है तो यूनिकैमरल है, और अगर लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल दोनों है तो बाइकैमरल है ना? बाइकैमरल मतलब 2 हाउसेस प्रेज़ेंट हैं, जैसे हमारे यूनियन में प्रेज़ेंट होते हैं लोकसभा प्लस राज्यसभा, लोकसभा एंड राज्यसभा, है ना? चलिए, अब गवर्नर पार्ट होता है लेजिस्लेचर का। अच्छा देखिए, अब बाइकैमरल स्टेट्स कौन-कौन से होते हैं हमारे? इसको याद करने का तरीका स्टेट लेजिस्लेचर को, मतलब बाइकैमरल लेजिस्लेचर को, बहुत आसान है। कैसे? जैसे मैंने इंडिया का हमने मैप बनाया, सॉरी फॉर माय मैप। तो कैसा है कि बस ये याद करिए, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया। अब याद कर लीजिए, इधर से हमारा यूपी बिहार हो जाएगा, इधर से हमारा तेलंगाना आंध्र प्रदेश हो जाएगा, इधर से हमारा महाराष्ट्र एंड कर्नाटका हो जाएगा। मतलब हमारे ओवरऑल 6 स्टेट्स हैं जिसमें हमारे बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। नहीं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ सब में लेजिस्लेटिव असेंबली है। अच्छा चलिए, अब ना हमारा एक यहाँ पर एक्सेप्शन आता है यूनियन टेरिटरीज़ को लेकर के, कि दिल्ली, पौंडीचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर हमारी एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है ना, ये 3 यूनियन टेरिटरी जिनके पास खुद की असेंबली भी है, क्योंकि उनको स्पेशल प्रोविज़न मिला हुआ है। अब एक ब्रीफली देख लेते हैं कि स्पेशल प्रोविज़न क्या मिला हुआ है। जैसे देखिए, जो हमारा दिल्ली है ना, इसको हमारा आफ्टर 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 के बाद में एक स्पेशल प्रोविज़न मिला। क्या स्पेशल प्रोविज़न मिला? कि आर्टिकल 239 क्लॉज़ ए, सब क्लॉज़ ए ऐड किया गया इस अमेंडमेंट के थ्रू, और इसमें ये इसने अश्योरिटी दी कि जो हमारा दिल्ली है उससे हमारा एक नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बनेगा, जिसके पास खुद की एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, है ना? अच्छा, अब वैसे ही हम पौंडीचेरी देख लेते हैं, आई मीन पुडुचेरी, क्योंकि अब इसका नाम पुडुचेरी हो गया है ना।
तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962 के बाद में पार्लियामेंट के पास में ये अथॉरिटी है। क्या अथॉरिटी है? कि वो क्रिएट कर सकता है किसी भी यूनियन टेरिटरी के लिए लोकल लेजिस्लेचर, और साथ साथ अगर लेजिस्लेचर होगा तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा ही होगा। तो ये पार्लियामेंट के पास में पावर है ना, कि 239 क्लॉज ए के अंदर वो किसी भी हमारा यूनियन टेरिटरी के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली क्रिएट कर सकता है। तो वैसे उसने पुडुचेरी के लिए कर दी। ठीक है। अब साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर का भी केस आ जाता है कि जम्मू एंड कश्मीर ने, तो अभी तो वो बहरहाल यूनियन टेरिटरी हो गया, पहले वो हमारा स्टेट था, लेकिन अब इसको स्पेशल पावर्स मिली हुई है जम्मू एंड कश्मीर को भी। ठीक है। तो अब देखते हैं कि ओरिजिन अच्छा इसका कहाँ से हुआ, जो बाइकैमरलिज्म है कि दो हाउसेज हो सकते हैं। ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। क्या कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 को, जरा कमेंट में बताइए या सोचिए खुद से। ठीक है। अच्छा, अब यूपी का कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं कि इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट लेजिस्लेचर है, क्योंकि असेंबली और काउंसिल दोनों है। अब जल्दी से आप लोग कमेंट्स में या अपने दिमाग में सोचिए कि इसमें कितने कितने मेंबर्स हैं इसकी लेजिस्लेटिव असेंबली में और काउंसिल में। ठीक है। अब 169 आर्टिकल पढ़ते हैं। 169 आर्टिकल कहता है लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिलेटेड है। इसमें कहता है कि किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में जहाँ पर एग्जिस्टिंग लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो उसको एबॉलिश करने की क्या प्रक्रिया होगी, और अगर जहाँ पर हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है तो उसको क्रिएट करने के लिए क्या प्रोसीजर होगा। तो कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली हमारी होगी ना, वो पास करेगी रेजोल्यूशन स्पेशल मेजोरिटी से, मतलब मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप प्लस 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए हम पढ़ते हैं ना स्पेशल मेजोरिटी में, स्पेशल मेजोरिटी हमारी 4 टाइप्स की होती है। तो जो हमारी स्पेशल मेजोरिटी टाइप 2 आती है, जिसमें क्या कहा जाता है कि जो हमारे मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग है उनका 2/3, और ये 2/3 होना चाहिए, ये हमारे 50% ऑफ स्ट्रेंथ से ज़्यादा होने चाहिए, जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का केस होता है ना। एग्जांपल के तौर पे समझते हैं इसको। लेट्स से हमारी एक असेंबली है, एग्जांपल के तौर पे हमारे पास 545 मेंबर है, असेंबली नहीं है, आप लोकसभा का एग्जांपल लेकर के समझिए कि हमारे पास 545 मेंबर हमारे लोकसभा में है, और लेट्स से हमारे उस वक्त प्रेजेंट इन वोटिंग कितने हैं, मान लीजिए 200 ना मानिए, मान लीजिए 501 प्रेजेंट इन वोटिंग है, मतलब 44 मेंबर्स एब्सेंट हैं। तो अब ये 501 का 2/3 होगा, क्योंकि हम पहले पढ़ना 2/3 ना, 2/3 प्रेजेंट इन वोटिंग। तो ये 501 का 2/3 क्या हो जाएगा, जरा काटिए पीटिए सोचिए, इसको लिख के देख लेते हैं कि 501 का 2/3 क्या हो जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट होगा 3 से ये गया, तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो कर दिया, तो ये हो जाएगा। तो लगभग हमारे 333 के आसपास मेंबर आएंगे, है ना, 2/3 का इसका। तो अब ये जो 2/3 है, अब क्योंकि देखिए जो हमारी टोटल स्ट्रेंथ थी वो हमारी 545 थी, तो इसका हमारा एब्सोल्यूट मेजोरिटी में क्या होता है, मतलब 50% से ज़्यादा, तो 50% टू 545 का क्या होगा, 2 से डिवाइड कर लीजिए, 4 7 0 270 मान लीजिए, मतलब 270 0 + 1 271 से ज़्यादा होना चाहिए। तो अब 271 से ज़्यादा है 333। तो इस तरीके से इसी को हम बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी टाइप 2। तो यही कहा जा रहा है हमारे आर्टिकल में 239 में, सॉरी 169 में, कि जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली होगी वो सबसे पहले, क्योंकि देखिए अब अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट में अगर हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट करना है या अबॉलिश करना है, तो वो जो प्रोविज़न होगा वो हमारा स्टार्ट होगा असेंबली से, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से, है ना। तो वो अगर 2/3 मेजॉरिटी, मतलब स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 2, 2/3 मेजॉरिटी प्रेजेंट इन वोटिंग प्लस 50% से ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ अगर उन्होंने पास कर दिया, तो ये बिल जाएगा फिर किसके पास में, पार्लियामेंट के पास में। अब पार्लियामेंट में अगर सिंपल मेजॉरिटी से पास कर दिया, तो जो है जो स्टेट होगा पर्टिकुलर, उसमें अगर हमारा एबॉलिशमेंट के लिए हमारा प्रोसीजर स्टार्ट किया गया तो एबॉलिश कर दिया जाएगा, और अगर हमारा वो स्टेट के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली को बनाने के लिए स्टार्ट किया गया था वो, तो हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट कर दिया जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोसीजर होता है। अब देखते हैं कि स्टेट कैन नॉट क्रिएट और एबॉलिश काउंसिल ऑन देयर ओन, सो पावर रेस्ट विद पार्लियामेंट ओनली। ये तो ऑब्वियस है, क्योंकि यहाँ से मान लीजिए हमने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से पास करके दे दिया, लेकिन अब वो फाइनली तो पार्लियामेंट के पास ही जा रहा है, तो सारी अथॉरिटी पार्लियामेंट के पास है, कि जब तक पार्लियामेंट पास नहीं कर देगी तब तक हमारा ये जो एबॉलिशमेंट है या क्रिएशन है ये हमारा इफेक्ट में नहीं आएगा। ठीक है।
अब देखिए कि पार्लियामेंट्स लॉज अंडर आर्टिकल 169 ऑर्डिनरी लॉ होते हैं, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक बार पीवाईक्यू में दर्शन रिजर्व में आ चुका है, ठीक है। क्योंकि देखिए जो 169 आर्टिकल है, ये हमारा कोई तरीके का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब भी कभी इनिशिएट किया जाएगा तो पार्लियामेंट में ही हो सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास अथॉरिटी है ही नहीं, और यहाँ पर सारा काम स्टेट लेजिस्लेचर में स्टार्ट हो रहा है ना। तो इस वजह से ये हमारा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नहीं है या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है। अब ये ज़रा बताइए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किसके अंदर आता है, किस प्रोविज़न के अंदर आता है, किस आर्टिकल के अंदर आता है, ठीक है? तो ये एक तरीके का क्या है, सिर्फ़ ऑर्डिनरी लॉ है, मतलब ऑर्डिनरी बिल है, ऑर्डिनरी बिल के तरीके हमारा इंट्रोड्यूस करा जाएगा कहाँ पर? स्टेट लेजिस्लेचर में। एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ, जैसे आंध्र प्रदेश ने क्या हुआ, काउंसिल को एबॉलिश किया गया 1985 में, रिवाइव किया गया 2007 में, कि मतलब आंध्र प्रदेश के पास में पहले से ही लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, लेकिन 1985 में समहाउ उसको एबॉलिश कर दिया गया, लेकिन उसको फिर से रिवाइव किया गया 2007 में, और अभी ऐसा कंडीशन है कि आंध्र प्रदेश के पास में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है। अब देखते हैं यूपी का कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं, है ना, कि यूपी में क्या लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्या स्टेटस है। तो देखिए जो यूपी का लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधान परिषद है, 1937 से है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू इस्टेब्लिश किया गया था, और अभी तक अभी हमारा चल रहा है, और ये कभी अबॉलिश नहीं किया गया, क्योंकि पंजाब और वेस्ट बंगाल में ऑलरेडी अबॉलिश किया जा चुका है। अब पढ़ते हैं आर्टिकल 170। आर्टिकल 170 बात करता है कॉम्पोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अभी हमने देखा क्रिएशन एंड अबॉलिशमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल अंडर आर्टिकल 169। अब 170 देख रहे हैं लेजिस्लेटिव असेंबली का किस तरीके से कॉम्पोजिशन है। तो ये कहा जा रहा है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट की होनी चाहिए, उसमें जो मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं वो 5 हो सकते हैं, और मिनिमम 60 हो सकते हैं। लेकिन कुछ हमारे स्टेट्स हैं जो हमारे छोटे स्टेट्स हैं, उनके लिए एक्सेप्शन है, जैसे गोवा, सिक्किम एंड मिजोरम, क्योंकि इनके जो हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं वो 40, 32 एंड 40 रेस्पेक्टिवली हैं। तो इस हिसाब से जो यूपी बन गई हमारी लार्जेस्ट असेंबली हो गई। अब जल्दी कमेंट में बताइए कि सेकंड एंड थर्ड लार्जेस्ट हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली किस पर्टिकुलर स्टेट की है, ठीक है। और स्मॉलेस्ट हमारी सिक्किम की है। ये भी हमारा एक बार पीवाईक्यू में आया है, अभी जल्दी में ही पीसीएस में आया हुआ है, कि मैच द कॉलम में आया था कि इसमें से कौन सा स्टेट है जिसकी जो हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं वो इतने 32 हैं, मतलब लीस्ट हैं, ठीक है जी। अब पढ़ते हैं कोरम। अच्छा, कोरम क्या होता है, पहले इसको कोरम का मतलब समझ लेते हैं। कोरम का मतलब होता है ना कि अगर हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर हमारा लेट्स से हमारा स्टेट लेजिस्लेचर या हमारा पार्लियामेंट में कोई भी प्रोसीडिंग स्टार्ट करनी है, तो हमारा संविधान कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि एक मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए ताकि वो प्रोसीडिंग्स को कंटिन्यू किया जा सके, है ना। तो अब वही कितने मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए ताकि प्रोसीडिंग्स हमारी पार्लियामेंट की या लेजिस्लेचर की बढ़ सके, आगे हो सके, है ना। उसी को हम बोलते हैं कोरम, और ये मेंबर की रिक्वायरमेंट है 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स इंक्लूडिंग प्रेसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है। कि मतलब लेट्स से हमारे 545 मेंबर्स हमारे लोकसभा में हैं, तो इसका हमारा 1/10 अगर मेंबर अवेलेबल होंगे, है ना, तभी हमारी जो प्रोसीडिंग होगी पार्लियामेंट की वो कैरी ऑन करेगी, नहीं तो फिर जो हमारा लोकसभा का स्पीकर होगा वो उस हाउस को एडजर्न कर देगा, ठीक है। मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज अंडर आर्टिकल 326, है ना। इसमें हमें 326 आर्टिकल में ये कहता है ना कि हमें ये जो भी अबव 18 है उसको वोट देने का अधिकार है, और जो हमारे एमएलए लोग होते हैं वो हमारे डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। सीट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। अब जो हमारे इंडिया में सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, कि किस पर्टिकुलर स्टेट में कितनी सीट्स आएगी, वो पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। मतलब जिस स्टेट की ज़्यादा पॉपुलेशन उसको उतनी ज़्यादा सीट मिलना है, ठीक है। अब इसी से हम समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंसी बाउंड्री जिसमें एडजस्ट की जाती है थ्रू डिलिमिटेशन बाय डिलिमिटेशन कमीशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हमारा जो इंडिया है ना उसको कई सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया गया है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज मतलब इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब इलेक्टोरल एरिया, एक ज्योग्राफिकल एरिया है जिसमें पर्टिकुलर ऐसे लोग रह रहे हैं जो एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग कर रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि जो हमारी बाउंड्रीज होती हैं वो एडजस्ट की जाती हैं डिलिमिटेशन के थ्रू बाय डिलिमिटेशन कमीशन के थ्रू। एक अब जब भी हमारा हर 10 साल पे जैसे हमारा बैठता है सेंसस, जब सेंसस होता है तभी हमारा डिलिमिटेशन कमीशन बैठाया जाता है, क्योंकि सेंसस से हमें पॉपुलेशन का पता चलता है कि पॉपुलेशन में बढ़ोतरी हुई है या गिरावट हुई है। तो अब जब डिलिमिटेशन कमीशन बैठेगा तो वो ये डिसाइड करेगा कि अब हमें इस पर्टिकुलर स्टेट की जो सीट्स हैं उसको बढ़ाना है या फिर घटाना है। अच्छा, अब जो हमारा डिलिमिटेशन कमीशन इंडिया में किया गया वो 4 बार किया गया है, 1952, 63, 73 एंड 2002 में। अब चलिए हम इसी डिलिमिटेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स देख लेते हैं। जैसे हमारा 1976 में ना 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है, तो इसमें जो सीट्स थी उनका एलोकेशन फ्रीज कर दिया गया 1971 सेंसस के बेसिस पे 2001 तक का। मतलब ये हुआ कि 1971 में जो सेंसस आया था ना, उसकी पॉपुलेशन को मद्देनजर रखते हुए
जो सीट का एलोकेशन था वो फ्रीज कर दिया गया। अब ऐसा क्यों किया गया? ये देखिए थोड़ा सा एक पॉलिटिकल इशू भी बन चुका है आजकल कि देखिए जैसे क्या हुआ ना कि उसमें बोला गया क्योंकि उस वक्त हमारा पॉपुलेशन बस्ट हो रही थी इंडिया में। अब जब पॉपुलेशन बस्ट हो रही थी मतलब पॉपुलेशन बहुत तेजी से ग्रो हो रही थी, तो सेंटर ने ये आदेश दिया कि जो स्टेट्स अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे, है ना, लेट्स से अगर हमारा यूपी है या कोई भी स्टेट है, अगर हमारा पॉपुलेशन को वो कंट्रोल करेंगे तो जो टैक्स का डिवोल्यूशन होगा, क्योंकि जो हमारा टैक्स मिलता है ना सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स देती है, तो उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, तो उन क्राइटेरिया के बेसिस पे स्टेट गवर्नमेंट को जो है उतना शेयर मिलता है। तो सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप इन 30 सालों में अगर आप अपनी पॉपुलेशन को कम कर लिए, है ना? तो हम आपका जो टैक्स डिवोल्यूशन का शेयर है, उसको हम बढ़ा देंगे, सिंपल लैंग्वेज में। तो ऐसा अब जब इसी को मद्देनज़र रखते हुए जो हमारे साउथ के स्टेट्स थे, जैसे तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, इन्होंने क्या है ना कि इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से पॉपुलेशन पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन किया, जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन घटने लग गई। है ना? लेकिन जो हमारे नॉर्थ स्टेट्स थे जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, यहाँ पर प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन बढ़ती रह गई, है ना? तो अब जब पॉपुलेशन बढ़ रही थी, तो अब पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होगी, उतनी ज़्यादा सीट का एलोकेशन होगा, मतलब उतनी ज़्यादा इनकी पार्लियामेंट में बात को माना जाएगा, रखा जाएगा। तो इसीलिए आजकल साउथ के स्टेट परेशान हैं कि जब हमको 1971 के बाद में आदेश दिया गया कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे, तो हमको टैक्स में अच्छा भागीदारी मिलेगी, अच्छा हिस्सा मिलेगा, तो हमने तो कर लिया। लेकिन जो सारा फ़ायदा है वो कौन लेके जा रहा है? नॉर्थ स्टेट्स ले जा रहे हैं, यूपी, बिहार जैसे, क्योंकि ये अपनी पॉपुलेशन पे कंट्रोल किए ही नहीं और कंटिन्यू कर रहे हैं पॉपुलेशन, जिसके कारण इनका जो सीट का एलोकेशन है पार्लियामेंट में वो ज़्यादा होता जा रहा है। ठीक है? तो यही एक पॉलिटिकल इश्यू बन गया, तभी फिर जैसे तो 2001 खत्म हुआ, तो तुरंत हमारा फ्रीज़ हट जाना चाहिए था। लेकिन फिर तुरंत 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है 2001 में ही, और ये जो फ्रीज़ था वो एक्सटेंड कर दिया गया टिल 2026 तक का। ठीक है? अच्छा अब देख लेते हैं टेन्योर क्या होता है? टेन्योर किसका? टेन्योर हमारा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का। 5 साल का होता है, हमको पता होता है। डिसॉल्व की जा सकती है, ये भी पता होता है कैसे? ये सब पढ़ चुके हैं, गवर्नर के द्वारा की जा सकती है ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 356 कॉन्स्टिट्यूशनल में 356 में क्या कहा गया? स्टेट इमरजेंसी लग जाएगी अगर हमारी स्टेट मशीनरी फेल हो गई, तो गवर्नर क्या करेगा हमारा? इनवाइट करेगा प्रेसिडेंट को कि सर आइए और लगा दीजिए स्टेट इमरजेंसी। ठीक है? तो इस हिसाब से क्या होगा कि जो हमारी स्टेट असेंबली होगी वो हमारी डिसॉल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अच्छा चलिए अब देख लेते हैं आर्टिकल 352 क्या कह रहा है कि 352 के अंदर हम जानते हैं ना कि प्रेसिडेंट के पास में ये पावर होती है कि वो नेशनल इमरजेंसी इम्पोज कर सकता है इंडिया में पूरी टेरिटरी पे, कि अगर इन केस हमारा इंडिया की सिक्योरिटी या फिर उसकी इंटेग्रिटी को कहीं से थ्रेटन या थ्रेट मिलता है ना? तो क्या होगा कि लेट्स से कोई हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली और उसका टेन्योर खत्म होने वाला है क्योंकि 5 साल का ही टेन्योर होता है ना? तो लेट्स से हमारा 4.5 साल हो चुका है, तो लेकिन अब नेशनल इमरजेंसी इम्पोज हो गई, है ना? तभी क्या होगा कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है ये हमारी मिल करके बढ़ा देगी टेन्योर को 1 साल तक का, है ना? लेकिन लेट्स से फिर अगर हमारा 1 साल के अंदर-अंदर ही हमारा वो जो इमरजेंसी थी वो खत्म हो गई, है ना? तो अब जो है क्या ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली 1 साल के तक इसने डिसाइड किया था कि हमारा होना चाहिए, मतलब साढ़े 5 साल तक चलना चाहिए क्योंकि साढ़े 4 साल पे इसका साढ़े 4 साल पे थी ये, और साढ़े 5 साल तक चलना चाहिए क्योंकि इसने एक्सटेंड कर दिया था 1 साल। तो क्या इमरजेंसी खत्म होने के बाद में ये एक्सटेंड साढ़े 5 साल तक चलेगा? नहीं, जैसे हमारी इमरजेंसी खत्म होगी तुरंत 6 महीने के अंदर-अंदर उस लेजिस्लेटिव असेंबली को, क्योंकि वो टाइम पूरा हो चुका है, डिसमिस कर दिया जाएगा और वहाँ फ्रेश इलेक्शन कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है? अब देखते हैं 171 आर्टिकल क्या कहता है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का हमारा कंपोजिशन क्या है। 171 में पढ़ा हमने कि लेजिस्लेटिव असेंबली का क्या कंपोजिशन है, अब 171 में हम पढ़ेंगे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्या कंपोजिशन है। तब इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल में मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है जो पर्टिकुलर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए यूपी, क्योंकि यूपी की हमारी असेंबली स्ट्रेंथ क्या होती है 403 होती है, तो इसका 1/3 निकाल लीजिए, मतलब 134 आएगा अप्रॉक्सिमेटली, है ना? तो 134 मेंबर से ज़्यादा हमारे यूपी के लेजिस्लेटिव काउंसिल में नहीं हो सकते हैं। लेकिन लार्जेस्ट इसी वजह से मेंबर कितने हैं यूपी के लेजिस्लेटिव काउंसिल में, वो 100 हैं, और मिनिमम मेंबर हमारे 40 हो सकते हैं। ठीक है? और स्मॉलेस्ट काउंसिल कौन सी है? वो तेलंगाना है जिसमें 40 मेंबर्स हैं। ये सब फैक्ट्स याद कर लीजिएगा। यूपी पीसीएस तो इसका फेवरेट टॉपिक है, ये फ्रीक्वेंटली पूछा करता है यही सब। क्या? कि स्मॉलेस्ट काउंसिल कौन सी है, ये और खास करके मैच द फॉलोइंग वाले में आता है ना।
कि लेट से वो दे देगा 3-4 स्टेट्स और बोल देगा कि ज़रा इसको मिलाइए इनकी लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसमें छोटी कौन सी है, बड़ी कौन सी है, कितने हमारे मेंबर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कॉम्पोजिशन क्या होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल का। तो ये डायरेक्टली इलेक्ट तो होते नहीं है। अब इसमें कुछ हमारे क्राइटेरिया होते हैं, जैसे 1/3 मेंबर्स होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं एमएलएज के द्वारा, तो इनडायरेक्ट हो गए। 1/3 मेंबर्स होते हैं लोकल बॉडीज के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, जैसे म्यूनसिपैलिटीज हो गए, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हो गए, है ना। फिर आता है हमारा 1/12 मेंबर हमारे इलेक्ट किए जाते हैं टीचर्स के द्वारा, मतलब ऐसे टीचर्स जो हमारे सेकेंडरी स्कूल्स को और उससे ऊपर वालों को पढ़ा रहे हो बच्चों को और उनको मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस हो। फिर 1/12 मेंबर हमारे इलेक्ट किए जाते हैं ग्रेजुएट्स के द्वारा, जिसमें और इसमें भी 3 साल का एक्सपीरियंस मांगता है। फिर 1/6 मेंबर हमारे नॉमिनेट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा, उन लोगों को जो एक्सपर्ट होंगे किसी पर्टिकुलर फील्ड में, जैसे लिटरेचर हो गया, सोशल सर्विस, आर्ट, स्पोर्ट, साइंस एटसेट्रा, ठीक है। अब देखिए यूपी का कॉम्पोजिशन क्या है। अब हम देख लेते हैं, जैसे हमने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में देख लिया ना यूपी की, अब स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी देख लेते हैं कि यूपी में कितने मेंबर हैं, क्या कैसे हैं। तो 100 मेंबर हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में यूपी के, 36 मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, मतलब एमएलएज के द्वारा, 35 मेंबर सेलेक्ट किए जाते हैं लोकल अथॉरिटीज के द्वारा, लाइक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसिपैलिटीज एक्सेट्रा, एंड 8 मेंबर सेलेक्ट किए जाते हैं टीचर्स के द्वारा, ठीक है। फिर 8 मेंबर सेलेक्ट किए जाते हैं ग्रेजुएट्स के द्वारा, एंड सिमिलरली 13 मेंबर को नॉमिनेट करता है गवर्नर। अब टर्म क्या होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल का। अब जैसे हम पार्लियामेंट में भी देखते हैं ना कि 6 साल का टर्म होता है, टेन्योर होता है राज्यसभा का, वैसे ही लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी टेन्योर 6 साल का होता है। 1/3 मेंबर रिटायर करते हैं हर 2 साल पे, और पहला हमारा जो हुआ था वो हमारा लॉटरी के थ्रू क्या हुआ था, रिटायर हुए थे मेंबर्स। परमानेंट बॉडी होती है, डिजॉल्व नहीं हो सकती है, लेकिन इसको एबॉलिश किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि 169 आर्टिकल में एबॉलिशन और क्रिएशन दोनों मेंशन है लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिलेटेड, ठीक है। तो अब देख लेते हैं पावर्स को, किससे पावर्स, ऑर्डिनरी बिल से रिगार्डिंग और मनी बिल्स के रिगार्डिंग। तो देखते हैं ऑर्डिनरी बिल, जैसे ऑर्डिनरी बिल, अब तुरंत बताइए कि हमें ऑर्डिनरी बिल एंड मनी बिल स्टेट लेजिस्लेचर एंड ऑल्सो पार्लियामेंट के किस आर्टिकल के थ्रू डिफाइन की जाती है, ठीक है। अच्छा अभी मैं लास्ट में आपको एक ट्रिक दे दूंगा, वो भी मैंने यूट्यूब से ले रखा है, जिसके थ्रू आपको पूरे स्टेट लेजिस्लेचर प्लस पार्लियामेंट के आर्टिकल, मतलब अगर आपको पार्लियामेंट के आर्टिकल याद है ना, तो स्टेट लेजिस्लेचर के एकदम फिंगर टिप पे होंगे, आपके सारे आर्टिकल्स याद हो जाएंगे। ट्रिक बताऊंगा मैं अभी कुछ देर में। तो देखिए अब ऑर्डिनरी बिल क्या कह रहा है कि जो हमारा स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, वो लेट से हमारा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा से हमारा पास होकर के गया बिल, तो 3 महीने तक हमारा डिले कर सकता है काउंसिल, और साथ ही साथ 1 महीने के लिए और डिले कर सकता है रिकॉन्सिडरेशन के लिए, कि लेट से उसने कहा कि हमें ये प्रोविजन समझ में नहीं आ रहा है, आप इस पर रिकंसीडर करिए। तो इस हिसाब से 4 महीने के लिए जो बिल होता है वो हमारा इन टोटल डिले कर सकता है हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब मनी बिल का क्या केस है, मनी बिल का केस ये है कि लेट से हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली पास करके दिया बिल, तो सिर्फ 14 दिन का टाइम है लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास में। अगर इस 14 दिनों के अंदर हमारा ये अप्लाई दे दिया, यही हमारा पार्लियामेंट का भी केस है कि अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल 14 दिनों के अंदर रिप्लाई दे दिया, वैसे रिप्लाई देगा वो क्या देगा, वो टिक ही कि हम पास कर दे रहे हैं बिल को, क्योंकि वो रिजेक्ट कर नहीं सकता है बिल को, ठीक है। और अगर रिजेक्ट कर भी दिया तब भी ये माना जाएगा कि उसने पास कर दिया है बिल को, यही कंडीशन है। तो लेट्स से कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास बिल गया और वो 14 दिन तक रिप्लाई कुछ नहीं दिया, फिर वो 14 दिन के बाद में अल्टीमेटली आ जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली के पास में, और इट इज डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय बोथ हाउसेज, कि मतलब ये मान दिया जाएगा कि हमारे दोनों हाउसेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर से, दैट इज विधानसभा एंड विधान परिषद से मनी बिल पास कर दिया गया है। मतलब कंक्लूजन ये निकल करके आया कि इन केस ऑफ मनी बिल स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास में नो पावर, ठीक है, ऑल द पावर रेस्ट विद ओनली स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लोकसभा इन केस ऑफ यूनियन मनी बिल, ठीक है। अब इसकी एक पावर होती है, कैन नॉट रिमूव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल ओनली टू असेंबली, ठीक है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स उसको देख लेते हैं। अब ये जो हमारा मेजर चंक था ना स्टेट लेजिस्लेचर का, वो कंप्लीट हो चुका है। अब कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको देख लेते हैं, ठीक है। जैसे इनकी ड्यूरेशन के बारे में कि असेंबली की ड्यूरेशन हमने वैसे पढ़, अच्छा देखिए अभी जो भी चीज़ें ना सब रिवीजन के लिए आ जाएंगी, सब समरी है समझ लीजिए, क्योंकि सारी चीज़ें आगे रिपीट होने वाली हैं। सो बेसिकली असेंबली 5 ईयर्स की होती है, 1 साल तक बढ़ाई जा सकती है इमरजेंसी के दौरान, नेशनल इमरजेंसी के दौरान अंडर आर्टिकल 352, और 1 साल में एक ही बार बढ़ाई जा सकती है। लेकिन जैसे हमारी इमरजेंसी खत्म हो जाएगी तो 6 महीने के अंदर अंदर उसको खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। काउंसिल परमानेंट होती है, 1/3 मेंबर रिटायर करते हैं हर 2 साल पे। क्वालिफिकेशन क्या होती है, सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, 25 ईयर्स असेंबली की, 30 ईयर काउंसिल के, सेम जो हमारे लोकसभा और राज्यसभा के लिए है ना, 25 एंड 30 ईयर्स रेस्पेक्टिवली।
फिर मस्ट बी रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए स्टेट में। अदर क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय पार्लियामेंट अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1915 मतलब आरपीए 1951 में, और जो हमारी इसकी क्वालिफिकेशन है वो मेंशन है। अब 174 176 आर्टिकल देख लेते हैं। किस सेशन की बात करता है 174 के, कि जो भी हमारे सेशन होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के, वो कौन कंडक्ट करेगा, कौन समन करेगा, कौन प्रोरोग्यू करेगा। तो प्रोरोग्यू करेगा तो कौन करता है, गवर्नर करता है समन भी, प्रोरोग्यू भी, डिसॉल्व करता है असेंबली की को, किसके एडवाइस पे, चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पे। ठीक है। गैप बिटवीन सेशंस कैन नॉट एक्सीड 2 मंथ, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में बस ये मेंशन है कि जो हमारा 2 सेशन के बीच का गैप होना चाहिए वो 6 महीने से ज़्यादा लैप्स नहीं करना चाहिए। फिर हमारे पास प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास में डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि अगर ऐसा हो रहा है तो वो बुला लेगा सेशन को, मतलब समन करा लेगा, है ना। अच्छा जी, गवर्नर का एड्रेस क्या होता है। सो जिस तरीके से प्रेसिडेंट हमारा हर साल के स्टार्टिंग में बजट से पहले एक सेशन एक एड्रेस देता है दोनों हाउस को कंबाइन करके, और साथ ही साथ जब नया जनरल इलेक्शन होता है तो उसके पहले सेशन में देता है। सेम वैसे ही हमारा गवर्नर भी करता है कि फर्स्ट सेशन आफ्टर इलेक्शन एंड फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी ईयर पॉलिसी स्टेटमेंट के लिए, जो कि बजट की बात की जा रही है ना। पहले हमारा जो सेशन होता है वो बजट के लिए ही मिलता है, फिर विंटर होता है, फिर सॉरी मानसून होता है, देन विंटर होता है। ठीक है। फिर देखते हैं असेंबली का मतलब क्या होता है। असेंबली मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर इलेक्ट किए जाते हैं असेंबली के द्वारा, और चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन इलेक्ट किए जाते हैं काउंसिल के द्वारा। स्पीकर का क्रूशियल रोल क्या होता है, मेंटेन करता है ऑर्डर को, सर्टिफाई करता है मनी बिल को, क्योंकि देखिए पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के केस में कोई भी बिल को अगर मनी बिल का दर्जा देना है तो ये पार्लियामेंट के केस में लोकसभा का स्पीकर, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के केस में असेंबली का स्पीकर जब तक ये रेटिफाई नहीं करेगा कि ये पर्टिकुलर बिल हमारी मनी बिल है, तब तक उस बिल को कंसीडर नहीं किया जाएगा मनी बिल। इसी वजह से लिखा है कि सर्टिफाई करता है मनी बिल को। और फाइनल अथॉरिटी इन्हीं लोगों के पास होती है, मतलब स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास होती है। डिसाइड करता है एंटी डिफेक्शन केसेस को। 10 शेड्यूल अब जल्दी से बताइए किस अमेंडमेंट के थ्रू आया हुआ है और किस ईयर में आया हुआ है, कमेंट्स में। ठीक है। अच्छा, अब देख लेते हैं 188 से 193 ओथ और डिस्क्वालिफिकेशन की, कि 188 बात करता है कि मेंबर जो होते हैं वो ओथ लेते हैं गवर्नर से पहले, या फिर गवर्नर जिस इंसान को अपॉइंट किया उसके आगे आगे जो मेंबर्स होते हैं हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल के, वो लेते हैं ओथ। ठीक है। 190 बात करता है हमारा वैकेंसीज की, कि वैकेंसीज मतलब कि किस किस कंडीशन में हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल में हमारा जगह होगा, गैप होगा, वैकेंसी होगा, है ना। पहला रेजिग्नेशन कर दिया जाए, डिस्क्वालिफिकेशन हो जाए, या डुअल मेंबरशिप ना हो। अब डुअल मेंबरशिप से मतलब ये है ना कि लेट से कोई इंसान था और वो पहले हमारा स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर था, ठीक है, चाहे वो हमारा एमएलए रहा हो, चाहे हमारा वो एमएलसी रहा हो, और फिर उसने इलेक्शन लड़ा, साथ ही साथ इलेक्शन पे खड़ा हुआ और साथ ही साथ लड़ा पार्लियामेंट का इलेक्शन, और वो बन गया लोकसभा का सदस्य, मतलब लोकसभा के लिए निर्वाचित हो गया। तो अब क्या होगा ना, अगर वो 14 दिन के अंदर अंदर स्टेट लेजिस्लेचर से रिजाइन नहीं किया, है ना, तो उसके जो पद होगा ये लेजिस्लेट लोकसभा वाला, ये छीन लिया जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं 191 से 193 डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है। किन ग्राउंड्स के बेसिस पे जो हमारा एमएलए या एमएलसी होगा उसे डिस्क्वालीफाई किया जाएगा फ्रॉम स्टेट लेजिस्लेचर से। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है कि अगर वो एमएलए या एमएलसी होता हुआ किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व पाया गया तो इसी को बोलते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, और अगर ऐसा वो कर रहा होगा तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अनसाउंड माइंड होगा मतलब डिसीजन सही से ले नहीं पा रहा है। इंसॉल्वेंट होगा, ठीक है, इंसॉल्वेंट मतलब बैंकरप्ट होगा, कुछ ने घोटाला या फिर कुछ धांधलेबाजी की हुई है, या इंडिया का सिटीजन नहीं, या फिर डिफेक्शन के अंदर वो डिस्क्वालीफाई हुआ है। अच्छा देखिए, अब आर्टिकल 194 और 195 के अंदर पावर्स, प्रिविलेजेस एंड सैलरीज को देखा जाता है, किसकी, एमएलए और एमएलसी की। इसका मतलब ये हुआ कि आर्टिकल 194 में कहा जा रहा है कि जो हमारा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर है ना, उसको इम्यूनिटी दी गई हुई है कि अगर वो हमारा कोई भी जो प्रोसीडिंग चल रही है हमारी स्टेट लेजिस्लेचर में,
तो अगर इसने कुछ गलत कुछ इसने कह दिया तो इसको इससे प्रोटेक्शन मिलेगी, मतलब इम्यूनिटी मिलेगी, और कोर्ट में जो है उसको सू नहीं किया जा सकता इस बेसिस पे। ठीक है, अब जरा बताइए कि 194 तो हमारा स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड है, तो पार्लियामेंट से भी रिलेटेड है ना। कि पार्लियामेंट के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपीज होते हैं उनको भी इम्यूनिटी मिली होती है, वो किस आर्टिकल के अंदर है, सोचिए जरा। अच्छा, अब देख लेते हैं ना कि कुछ हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं, बाकी ये सारी चीज़ें हम इन डिटेल में पार्लियामेंट में पढ़ ही चुके हैं। तो देखिए 196 आर्टिकल कहता है कि ऑर्डिनरी बिल से रिलेटेड जो भी प्रोविजन है कि किस तरीके से इसका इंट्रोडक्शन होगा, किस तरीके से इसको पास कराया जाएगा हमारा बिल को, किसमें, स्टेट लेजिस्लेचर में, ये 196 में दिया हुआ है। तो तुरंत अब बताइए, आप कमेंट में बताइए या फिर आप खुद से सोचिए कि हमारा पार्लियामेंट के केस में ऑर्डिनरी बिल का प्रोसीजर वगैरह किस आर्टिकल में मेंशन है। ठीक, अब 198 आर्टिकल आता है, ये किस चीज़ की बात करता है कि स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल। ठीक है, यहाँ ऑर्डिनरी बिल की बात हो रही थी, 198 में मनी बिल की बात हो रही है। इसके सारे प्रोसीजर, पासिंग किस तरीके से होगी, है ना, कि कौन डिसाइड करेगा, कौन इंट्रोड्यूस करेगा, कितने हमारे मेजॉरिटी की ज़रूरत है, सारी चीज़ें। फिर आता है 199 जिसमें डेफिनेशन बताता है मनी बिल की। 200 तो इतनी बार पढ़ चुके हैं कि गवर्नर के एसेंट से रिलेटेड है, जो कि वीटो पावर गवर्नर की बात करता है। 201 बात करता है कि जो बिल होता है वो रिजर्व किया जाता है गवर्नर के द्वारा प्रेसिडेंट के एसेंट, प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए। फिर 202 बात करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, और 112 बात करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सेंटर पे। ठीक है, यूनियन के एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। फिर 204 आता है अप्रोप्रिएशन बिल से रिलेटेड। ठीक है, अब ये बस आपको ब्रीफली बता देते हैं कि अप्रोप्रिएशन बिल बेसिकली होती तो क्या है, उसी से रिलेटेड हमारे ये आर्टिकल होते हैं। तो लेट्स से ना कि जब जो है हमारा बजट प्रेजेंट किया जाता है ना, तो अप्रोप्रिएशन बिल को पास किया जाता है। अप्रोप्रिएशन बिल मतलब होता है कि जो भी हमारे आने वाले खर्चे हैं गवर्नमेंट के आने वाले साल के लिए, क्योंकि बजट में आने वाले साल का जिक्र होता है, तो वो पैसे लाएंगे कहाँ से, तो वो लाएंगे हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाले जाएंगे। तो इनको निकालने के लिए अप्रोप्रिएशन बिल का यूज़ किया जाता है। कि अप्रोप्रिएशन बिल पास कराया जाता है हमारा पार्लियामेंट में, तब पार्लियामेंट हमारा आदेश देती है और फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से हमारी यूनियन पैसा एक साल तक अगले निकाल सकती है। फिर 205 के अंदर आता है सप्लीमेंट्री, एडिशनल एंड एक्सेस ग्रांट्स की बात करता है। इसमें क्या होता है, अब लेट्स से कि हमारा जो इस एप्रोप्रिएशन बिल के थ्रू मान लीजिए 100 रुपये, हमारा सेंटर ने कहा कि हमें 100 रुपये की ज़रूरत है, तो पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया कि ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से 100 रुपये निकाल लो। लेकिन मान लीजिए खर्चा अभी इसी एक साल के अंदर 102 रुपये का हो गया, तो ये 2 रुपये होगा, ये कहाँ से लिया जाएगा, ये भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही लिया जाएगा। लेकिन अभी 205 आर्टिकल के अंदर मेंशन होगा। क्यों? क्योंकि देखिए अब हमारे यहाँ पर एक्सेस ग्रांट्स की बात हो रही है ना, कि क्योंकि हमने 2 रुपये ज़्यादा खर्च किया है। अब इसी 2 रुपये ज़्यादा खर्च करने की वजह से अब हमको रेटिफाई कराना पड़ेगा इसके अंदर बिल को, फिर हमें वो पैसा मिलेगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ठीक है, हाँ, तो अब देख लेते हैं आर्टिकल 206 को। सो बेसिकली ये बात करता है वोट ऑन अकाउंट की, वोट ऑफ क्रेडिट की एंड एक्सेप्शनल ग्रांट की। अच्छा देखिए, इसके पैरेलली हम लोगों ने ना पार्लियामेंट में ऑलरेडी पढ़ लिया होता है 116 आर्टिकल के अंदर इसी सारी चीज़ों के बारे में ना, कि वोट ऑफ अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है और एक्सेप्शनल ग्रांट क्या होता है। लेकिन वो हम पार्लियामेंट के रेस्पेक्ट में पढ़ते हैं और हमें यहाँ स्टेट लेजिस्लेचर के रेस्पेक्ट में पढ़ना है। ठीक, तो देखिए अब जब हमने अप्रोप्रिएशन बिल में पढ़ा था ना 204 आर्टिकल के अंदर, कि अगर गवर्नमेंट को रिन्यू करना है पैसा को निकालना है, क्यों, अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए, तो वो कहाँ से निकालेगी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकालेगी। लेकिन इसे पैसा निकालने के लिए इसको अप्रोप्रिएशन बिल पास कराना पड़ेगा बजट के समय पे, है ना, तभी वो पैसा निकाल सकती है। तो सेम यही समझिए, क्योंकि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है वो हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है ना। तो लेट्स से कि मार्च एंड हो गया और हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट के पास सिर्फ ये अथॉरिटी थी कि 31 मार्च तक का वो पैसा निकाल सकती है। तो ये मान लीजिए कि ऐसा टाइम चल रहा है, लेट्स से इलेक्शन ईयर चल रहा है, या किसी वजह से हमारा बजट डिले हो गया, या बजट का अप्रोप्रिएशन बिल को पास करने में डिले हो गया। तो अब अगर ये डिले हो जाएगा तो मान लीजिए 31 मार्च से लेकर के 10 अप्रैल तक डिले हो गया, तो अब ये 10 दिन का जो एक्सपेंस है, अब इस 10 दिन के एक्सपेंस को कैसे खर्च करेगी हमारी सरकार, है ना।
तो यही जो हमारे 10 दिन का एक्सपेंस बच रहा है ना, जो गैप आ रहा है, इसी एक्सपेंस को एडवांस में जो है, जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट होती है या पार्लियामेंट के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो बजट के एप्रोप्रिएशन बिल के साथ-साथ ही एडवांस में पास करा लेती है कि अगर मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि आने वाले समय में हमारे पास पैसा नहीं है इस पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो हम जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाल लेंगे। ठीक है? वोट ऑफ क्रेडिट क्या होता है, अब ये देख लेते हैं। तो इसी के पैरेलली आर्टिकल हमारा पार्लियामेंट के केस में 116 आता है। तो इसमें ये रहता है कि सेम जो है, जो गवर्नमेंट होती है, वो हमारा आने वाले समय के लिए एडवांस में, जब हमारा बजट पास हो रहा होता है एप्रोप्रिएशन बिल, उसी वक्त एक ब्लैंक चेक साइन करा लेती है कि अगर हमारे पास पैसे की कमी पड़ गई और ऐसी कोई हमारी इमरजेंट सिचुएशन अराइज हो गई, उस वक्त हम पैसे को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाल सकते हैं। और इसमें पैसे का मेंशन नहीं होता, ये डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन वो पैसे को क्रेडिट क्रेडिट करती है। कहाँ से? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ठीक है? अब एक्सेप्शनल ग्रांट की वैसे बात कर लेते हैं, है ना? अब जैसे ये जो तीनों होते हैं ना, वोट ऑन अकाउंट हो गया, क्रेडिट हो गया या एक्सेप्शनल ग्रांट हो गया, ये तीनों ही हमारे स्पेशल प्रोविजंस होते हैं रिगार्डिंग स्टेट लेजिस्लेचर, और यही हमारा 116 आर्टिकल में पार्लियामेंट से रिलेटेड भी होते हैं स्पेशल प्रोविजन। तो देखिए, अब एक्सेप्शनल ग्रांट में इसके थ्रू क्या होता है ना, कि जो हमारी सरकार होती है, वो इसमें तो पैसा हमारा मेंशन करा ली है कि हमें आने वाले समय में इतना पैसा इतनी चीज़ के लिए चाहिए, क्योंकि बजट में वो सारे पहले डिस्क्रिप्शन लिखा होता है और फिर अप्रूव किया जाता है कि इतना पैसा इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के लिए चाहिए। लेकिन वोट ऑफ क्रेडिट में तो हमारा पैसा मेंशन नहीं होता है, बट ब्लैंक चेक के थ्रू हमारा साइन करवा लेती है। लेकिन एक्सेप्शनल ग्रांट में ना, जो पैसे हमारे बजट में ऑलरेडी कवर हुए हैं, है ना? जैसे मान लीजिए हमें डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए 100 रुपए देना है, तो मान लीजिए अब हमारी एक कोई ऐसी कंडीशन अराइज हो गई ना, कि अब हम रेगुलर बजट में जो हमारी मेंशन चीजें हैं, उससे अलग जा करके हमें खर्चा करना पड़ गया, तो कहाँ से खर्चा करेगा सरकार? वो करेगा हमारा एक्सेप्शनल ग्रांट के थ्रू। और ये भी कहाँ से पैसा लेगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लेगा। ठीक है? फिर 207 कहता है स्पेशल प्रोविजंस एज टू फाइनेंशियल बिल। फाइनेंशियल बिल टाइप 1 एंड टाइप 2 होती है, इसको हमने पार्लियामेंट में डिटेल पढ़ा हुआ है ना? अब 208 और 212 के आर्टिकल के बीच देख लेते हैं क्या क्या होता है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट, इन 4 आर्टिकल्स को देख करके इस अपने स्टेट लेजिस्लेचर के सेशन को एंड करते हैं। ठीक है? तो देखिए, 208 कहता है लेजिस्लेचर फ्रेम्स ओन रूल्स, कि क्या जो है स्टेट लेजिस्लेचर में किस तरीके से काम करना है, क्या फंक्शनिंग होगी, किसको क्या बोलना है, किस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ों से जो रिलेटेड रूल्स होते हैं, वो हमारा लेजिस्लेचर ही फ्रेम करता है। 209 आर्टिकल कहता है कि जो सैलरीज होती है ऑफिसर्स की, किसके? स्टेट लेजिस्लेचर की या उसके स्टाफ की, वो हमारा स्टेट लेजिस्लेचर ही डिफाइन करता है। फिर 210 आर्टिकल के अंदर जो लैंग्वेज होगी स्टेट लेजिस्लेचर में यूज़ की जाएगी, या तो वो हमारी इंग्लिश होगी या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज होगी हमारी किसकी? स्टेट की। फिर 211 आर्टिकल कहता है कि कोई भी डिस्कशन नहीं होगा ऑन कंडक्ट ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस इन लेजिस्लेचर। लेट्स से कि हमारा करंटली एग्जाम्पल के तौर पे कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमूवल की बात चल रही है ना? तो इस चीज़ का डिस्कशन हमारा इसमें नहीं होगा, आर्टिकल अंडर आर्टिकल 211 कहाँ नहीं होगा? स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं होगा। और फाइनली 212 आर्टिकल कहता है कोर्ट कैन नॉट क्वेश्चन वैलिडिटी ऑफ लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग्स ऑन प्रोसीजरल ग्राउंड। तो इसका मतलब ये होता है ना, कि जो कोर्ट होता है हमारा, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, अगर हमारे कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर की प्रोसीडिंग हुई है या उससे रिलेटेड कोई भी हमारा डिसीजन आया हुआ है ना, कि क्या प्रोसीजर सही फॉलो हुआ है कि नहीं हुआ है, इसको क्वेश्चन नहीं कर सकता है कोर्ट। ठीक है? अच्छा, अब एक चीज़ और ये भी देख लीजिए, कि अब हमने ये जो ट्रिक की बात कर रहे थे ना, ये ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि किस तरीके से हम स्टेट लेजिस्लेचर के आर्टिकल को याद कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हम आर्टिकल 79 से लेके 111 तक का, क्योंकि 112 तक का होता है पार्लियामेंट का आर्टिकल, लेकिन 112 नहीं बात कर रहे हैं अभी, हम सिर्फ और सिर्फ 79 से 111 की बात कर रहे हैं। तो जब भी 79 से लेके 111 आर्टिकल तक हम 89 को ऐड कर देते हैं, तो हमें रेस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेचर का आर्टिकल मिल जाता है। जैसे एग्जांपल समझिए, एग्जांपल के तौर पे 79 आर्टिकल क्या कहता है? पार्लियामेंट के कंपोजिशन की बात करता है। तो 79 प्लस 89 करिए, एंड 13 8 1 168। 168 किसकी बात करता है? बताइए, स्टेट लेजिस्लेचर की कंपोजिशन की तो बात करता है ना। ठीक है? तो इस तरीके से हम इस ट्रिक को याद कर लिए। अब दूसरी, अच्छा देखिए, ये हमने बताया 79 से 111 तक एप्लीकेबल है ना, लेकिन ये एप्लीकेबल बेसिकली 72 से ही हो जाती है, कि 72 से लेकर के 111 तक का
कोई भी पार्लियामेंट, क्योंकि हमारा 79 से 111 तक तो पार्लियामेंट होता है, और हम बात कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव की भी, कि अगर हमें एग्जीक्यूटिव की भी आर्टिकल याद है पार्लियामेंट के 72 से लेकर के 78 तक के, तो अगर हम इसमें 89 ऐड कर देंगे तो हमें स्टेट के एग्जीक्यूटिव का भी आर्टिकल मिल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, 76 आर्टिकल होता है क्या, अटॉर्नी जनरल का, तो हम इसमें 89 ऐड करिए, 165 आ गया। 165 किसका होता है, एडवोकेट जनरल का। ठीक है, समझ में आया? ठीक है जी, तो इस तरीके से इस ट्रिक के थ्रू हमने ये याद कर लिया। अच्छा, अब देखते हैं, अब एक चीज़ और है, अभी हमने सिर्फ 111 तक का किया था ना, अगर हम 112 से लेकर के 122 तक 90 ऐड कर देते हैं इसमें, तो हमको मिल जाएगा फिर स्टेट लेजिस्लेचर का आर्टिकल। एग्जाम्पल के तौर पे 112 से स्टार्ट किया ना, तो 112 क्या होता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता है सेंटर की, तो इसमें 90 ऐड करिए, 202, तो 202 किस चीज़ की बात करता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ स्टेट की बात करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पूरा कॉम्प्रहेंसिवली स्टेट लेजिस्लेचर कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ तक बने होंगे और आपको ये सेशन बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और समझ में खास करके आया होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।